Let's Make Career. नमस्कार, लेट्स मेक कैरियर के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इसमें हम जिक्र करते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो आपकी आगामी परीक्षाओं में परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ऐसा ही एक प्रमुख घटनाक्रम है अभी ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित होने वाला ब्रिक्स का 17वां सम्मेलन। क्या है ये पूरा घटनाक्रम कि ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स की स्थापना कैसे हुई और उससे भी महत्वपूर्ण ब्रिक्स की स्थापना क्यों की गई, आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी, आज इसकी प्रासंगिकता क्या है, स्थापना के समय इसके सदस्य कितने थे, वर्तमान में कितने हैं, नए सदस्य कैसे जुड़ते हैं, भारत के लिए इसका क्या महत्व है और भविष्य में इसमें क्या क्या संभावनाएं छुपी हुई हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर ये हमारा आज का कार्यक्रम है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि ब्रिक्स का मतलब क्या है। ब्रिक्स में जो इसका नाम है, इसमें 5 देशों के नाम का पहला अक्षर शामिल है। बी यानी कि ब्राजील, आर यानी कि रशिया, आई यानी कि इंडिया, सी यानी कि चाइना और एस यानी कि साउथ अफ्रीका। जब शुरुआत हुई थी तब ये संगठन ब्रिक्स नहीं था, तब इसका नाम केवल ब्रिक था। ब्रिक यानी कि BRIC और इसमें 4 ही देश थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। ये बात है सन 2009 की, जब ये संगठन स्थापित हुआ। बाद में अगले ही वर्ष यानी कि 2010 में इसमें इसका 5वां सदस्य यानी कि साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया और इसका पूरा नाम बन गया ब्रिक्स। ये नाम भी या इस नाम का कॉन्सेप्ट एक अर्थशास्त्री ने दिया था जिनका नाम था जिम ओ नील। उनकी ही एक कल्पना थी। अब उनकी कल्पना क्यों थी, ये इस बात का आधार है कि ब्रिक्स की स्थापना क्यों की गई। अगर इस बात के बैकग्राउंड में जाएं, पृष्ठभूमि में जाएं, तो बात वहां से शुरू होती है जहां शीत युद्ध की समाप्ति हुई। और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद पहले जो दुनिया 2 ध्रुवों में बटी हुई थी, जहां एक तरफ सोवियत संघ और दूसरी तरफ पश्चिमी देशों का प्रभुत्व यानी कि जिसमें USA प्रमुख था उनका था। अब शीत युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया में एकमात्र सत्ता रह गई और वो पश्चिमी देशों की ही सत्ता, यानी कि उसमें भी प्रमुख रूप से USA। अब क्या हुआ, शीत युद्ध के बाद नए दौर में लगातार लोगों को ये लगने लगा, खास तौर से पूर्वी दुनिया जिनको कहते हैं, पूर्वी दुनिया के देश, सोवियत संघ और उसके साथ चीन, भारत, ये सब, इनको लगने लगा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर एक तरह से अमेरिका का कब्जा हो चुका है। और अमेरिका अपना ये कब्जा दिखाता था IMF और वर्ल्ड बैंक के माध्यम से। कैसे? मान लो कि किसी भी देश को अगर कर्जा लेना है तो उसको IMF या वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेना होता था, और IMF या वर्ल्ड बैंक को पूरी तरह से अमेरिका कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उसमें जो फंड आता है उसमें लगभग 80% हिस्सेदारी अमेरिका की है। यानी सीधी सी बात है कि किसी देश को कितना कर्जा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, IMF के माध्यम से एक तरह से अमेरिका इसको कंट्रोल करता था। इससे पूर्वी दुनिया के जो देश हैं, जिनमें प्रमुख रूप से रूस, चीन और भारत, कुछ जो बड़े बड़े देश हैं, इनको ये लगने लगा कि इस तरह से तो दुनिया हमेशा एक ही तरह के देश के प्रभुत्व के अंदर रहेगी, यानी कि पश्चिमी देशों के प्रभुत्व के अंदर ही रहेगी। तो हमको भी कुछ ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि हम अमेरिका के प्रभुत्व को तोड़ सकें। और इस विचार के साथ एक अर्थशास्त्री जिनका नाम है जिम ओ नील, उन्होंने विचार प्रस्तुत किया कि IMF और वर्ल्ड बैंक का प्रभुत्व तोड़ने के लिए हमको भी ऐसा कुछ नया, दूसरा वैकल्पिक रास्ता कुछ ढूंढना पड़ेगा। और इसी कल्पना का परिणाम था कि ब्रिक्स जैसे एक संगठन की स्थापना हुई। जैसे उधर अमेरिका और उसके जो समर्थक देश हैं UNO के माध्यम से, जैसे वहां IMF और वर्ल्ड बैंक है, ऐसे ही इधर ब्रिक्स के माध्यम से ऐसा ही एक बैंक स्थापित किया गया जिसका नाम था न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB, जिसकी स्थापना हुई वर्ष 2014 में। इस NDB की स्थापना का उद्देश्य ही यही था कि IMF और वर्ल्ड बैंक के वर्चस्व को, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर जो स्थापित वर्चस्व है, उसको तोड़ा जाए। इस कॉन्सेप्ट के साथ स्थापित हुआ ब्रिक्स। स्थापना के समय 4 देश थे, बाद में 5वां जुड़ा। अब इसका विस्तार होना शुरू हुआ। वर्ष 2024 तक आते आते इसमें 4 और नए सदस्य आए। कौन कौन से 4 आए? 4 आए इजिप्ट यानी कि मिस्र, फिर आया इथोपिया, एक है ईरान और चौथा आया संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE। इस तरह से इसके सदस्यों की संख्या हो गई 4 + 1 + 4 यानी कि 9। फिर आया वर्ष 2025 और वर्ष 2025 में इसमें एक 10वां सदस्य भी जुड़ा जिसका नाम है इंडोनेशिया। जनवरी 2025 में 10वें सदस्य के रूप में इंडोनेशिया भी ब्रिक्स में शामिल हो गया।
अब बात की जाती है कि सऊदी अरब की क्या भूमिका रही। दरअसल सऊदी अरब लंबे समय तक इसमें सदस्यता के लिए विचाराधीन सदस्य के रूप में रहा और हालिया अगर ब्रिक्स की वेबसाइट पर देखें तो अब सदस्य के रूप में सऊदी अरब को भी शामिल कर लिया गया है, यानी कि अब 11वां पूर्ण सदस्य बन गया है सऊदी अरब। इस तरह से अगर आज बात की जाए कि ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो अब इनकी संख्या हो चुकी है 11। शुरुआत में थे 4, यानी कि BRIC, फिर 5वां जुड़ा S फॉर साउथ अफ्रीका, फिर 4 सदस्य जुड़े, इजिप्ट, ईरान, इथोपिया और UAE, फिर 10वां सदस्य जुड़ा इंडोनेशिया और फिर 11वां सदस्य जुड़ा जिसका नाम है UAE। अब ब्रिक्स का 17वां सम्मेलन होला है, जो कहां है? ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो। एग्जाम में एक बार ये सवाल भी पूछा जा सकता है, यानी कि ये महत्वपूर्ण है जब भी कोई घटना भारत के लिहाज से होती है, कि इसका जो अगला संगठन होने यानी कि अगला सम्मेलन होने वाला है, यानी कि 2026 में, वो भारत में होना प्रस्तावित है। 2025 का जो 17वां सम्मेलन हुआ वो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ और 2026 में जो 18वां सम्मेलन होने वाला है ये भारत में किया जाना प्रस्तावित है। तो पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में कि अगला सम्मेलन यानी कि 2026 में कहाँ होना प्रस्तावित है, तो ये प्रस्तावित है भारत में। अब कुछ छोटी छोटी बात रह जाती है कि ब्रिक्स की भविष्य में क्या भूमिका है या आगे भारत के लिए इसका क्या रोल है। आज अगर बात की जाए ब्रिक्स के सदस्य देशों की बात की जाए तो ये दुनिया की आधी से ज्यादा जनसंख्या वाले देश हैं। ब्रिक्स के सदस्य देशों की जनसंख्या जोड़ ली जाए तो दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी इनमें रहती है। इनमें 2 बड़े बड़े देश तो भारत और चीन ही है। दोनों की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है, प्रत्येक की 140 करोड़ से ज्यादा है। तो भारत, दूसरा चीन, तीसरा रूस, ये 3 दुनिया की 3 बड़ी महाशक्तियां हैं जो इस संगठन में शामिल है। तो सबसे पहली बात तो ये कि पश्चिमी देशों के बढ़ते प्रभुत्व को तोड़ने के लिए अगर कोई वैकल्पिक सबसे मजबूत संगठन है तो वो है ब्रिक्स। भारत के लिहाज से इसका क्या महत्व है? सबसे पहली बात ये, भारत की जो कूटनीति इस समय चल रही है, भारत पश्चिमी देश और पूर्वी देश दोनों में बराबर बैलेंस बनाए हुए है। जैसे एक तरफ अभी कुछ दिन पहले ही एक संगठन है क्वाड, उसकी बैठक हुई, उसमें विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। तो क्वाड में जहां अमेरिका मुख्य लीडर है, अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, 4 देशों का समूह है क्वाड। एक तरफ भारत जहां क्वाड का भी सदस्य है और दूसरी तरफ जहां चीन और रूस वाला जो संगठन है जो कि अमेरिका के प्रतिद्वंदी है, भारत उनका भी सदस्य है। यानी भारत की जो कूटनीति है पश्चिम और पूर्व दोनों को बैलेंस करने की है। तो भारत के लिहाज से ब्रिक्स काफी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये अमेरिका के वर्चस्व को भी काउंटर करता है कि ऐसा ना हो कि भारत पूरी तरह से अमेरिका के पाले में चले जाए और अमेरिका ही भारत की नीतियां तय करने लग जाए। तो ऐसा नहीं है। इस लिहाज से अमेरिका को काउंटर करने के लिए ब्रिक्स भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब भविष्य में इसमें क्या क्या संभावनाएं छुपी हुई है? पहली संभावना कि एक जो अब ट्रेड वॉर चलने लगा है, जैसा आपने देखा होगा ट्रंप टैरिफ नाम दिया गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के बहुत सारे देशों पर टैरिफ लगाना शुरू किया। अब इस समय भारत को भी अपने वैकल्पिक रास्ते तलाशने होंगे, अपने दोस्त तलाशने होंगे और वो दोस्त ऐसे होंगे कि जो पूरी तरह भारत को अमेरिका के पाले में ना कर दें, भारत का एक वैकल्पिक रास्ता भी खुला हुआ रहे। उस लिहाज से ब्रिक्स भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण संगठन है। दूसरा, भारत की ही तरह का एक देश है ब्राजील, जो विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। अब भारत और ब्राजील ब्रिक्स में सहयोगी है और आपने देखा भी होगा आम घटनाक्रम या करंट अफेयर्स की न्यूज में ब्राजील ज्यादातर केस में या ज्यादातर मुद्दों पे भारत का समर्थन करता है। तो एक तरफ से भारत जहां पूर्वी दुनिया में यानी कि रूस, चीन और इधर भारत तीसरा, इधर बैलेंस बनाए हुए है, वहीं ब्रिक्स के माध्यम से भारत अमेरिका को भी साधे हुए है। कैसे? क्योंकि अमेरिका भी का भी काउंटर भारत के पास तैयार है। ना तो भारत पूरी तरह अमेरिका के पाले में शामिल हुआ है, ना पूरी तरह रूस या चीन के पाले में शामिल हुआ है। यही भारत की कूटनीति है जो जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी, जिसको कहा गया था गुटनिरपेक्षता। यही वास्तव में असली गुटनिरपेक्षता है। तो आज हमने जाना ब्रिक्स के बारे में कि संगठन बना कैसे, बनाया क्यों गया, किसने ये अवधारणा दी, कितने इसमें सदस्य हैं, कब कब कौन सा देश इसमें शामिल हुआ और भारत के लिए इसकी वर्तमान प्रासंगिकता क्या है। अगर कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।